नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिद्धार्थ हूं और आपका स्वागत है ए फ्लैट तक टीवी न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हर घर, हर परिवार और हर समाज की चिंता है। यह सवाल सिर्फ आज का नहीं है, यह सवाल हर बेटी, हर बहन और हर माँ का है। क्या उत्तर प्रदेश में महिलाएं वाकई सुरक्षित हैं या फिर सुरक्षा सिर्फ सरकारी फाइलों और नारों तक सीमित है? जब मैं आज सुबह स्टूडियो में आया तो मेरे मन में एक ही सवाल था। हम रोज अपनी बेटियों को स्कूल भेजते हैं, अपनी बहनों को ऑफिस जाते देखते हैं, अपनी माताओं को मार्केट जाते देखते हैं, लेकिन क्या हमारा दिल पूरी तरह से निश्चिंत होता है? क्या हम सच में कह सकते हैं कि वे पूरी तरह सुरक्षित हैं? आज हम इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उन कारणों को समझने की कोशिश करेंगे जिनकी वजह से आज भी महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा सवाल बनी हुई है। आज का यह कार्यक्रम सिर्फ एक डिस्कशन नहीं है, यह एक ज़रूरी बातचीत है। एक ऐसी बातचीत जिसकी ज़रूरत हर घर में है, हर ऑफिस में है, हर स्कूल में है, हर कॉलेज में है, क्योंकि जब तक हम इस समस्या की गंभीरता को नहीं समझेंगे, जब तक हम इसकी जड़ों तक नहीं जाएंगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। दोस्तों, जब हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आंकड़े आते हैं। और ये आंकड़े कोई मामूली आंकड़े नहीं है, ये वो आंकड़े हैं जो हमारे समाज की असली तस्वीर दिखाते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 60,681 मामले दर्ज हुए हैं। ये आंकड़ा देश में सबसे ज्यादा है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है। इसका मतलब ये है कि हर दिन औसतन 180 से ज्यादा मामले दर्ज होते हैं। यानी हर घंटे कोई ना कोई महिला किसी न किसी अपराध की शिकार हो रही है। जब मैं ये आंकड़े पढ़ता हूं तो मेरे मन में एक तस्वीर आती है। एक माँ जो अपनी बेटी को स्कूल भेजते वक्त कहती है कि जल्दी घर आ जाना। एक पिता जो अपनी बेटी को कॉलेज जाने से पहले कहता है कि किसी से बात मत करना। एक भाई जो अपनी बहन से कहता है कि अकेले मत जाना। ये सिर्फ प्रिकॉशंस नहीं है, ये हमारे डर का प्रतिबिंब है, ये हमारी असहायता का प्रतिबिंब है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे अपराध हैं, तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा मामले पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के हैं, जो कुल मामलों का 34% है। ये डोमेस्टिक वायलेंस का सबसे बड़ा रूप है। सोचिए, जहां महिला को सबसे ज्यादा सुरक्षा मिलनी चाहिए, वहीं वो सबसे ज्यादा असुरक्षित है। घर जो शेल्टर होना चाहिए वो जेल बन जाता है। पति जो प्रोटेक्टर होना चाहिए वो ऑपरेसर बन जाता है। इसके बाद महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले आते हैं, जो कुल मामलों का 20% है। ये वो मामले हैं जो पब्लिक स्पेसेस में होते हैं, बस स्टॉप पर, मार्केट में, कॉलेज के बाहर, ऑफिस के रास्ते में। हर जगह महिलाओं को एक अलग तरह के डर के साथ जीना पड़ता है, वो डर जो पुरुषों को कभी नहीं होता। बलात्कार के मामले 8% हैं, लेकिन ये भी एक चिंताजनक आंकड़ा है, क्योंकि ये वो मामले हैं जो किसी भी महिला की पूरी जिंदगी बदल देते हैं। ये सिर्फ फिजिकल क्राइम नहीं है, ये मेंटल क्राइम भी है, ये मेंटल ट्रॉमा भी है। और सबसे बुरी बात यह है कि इन मामलों में विक्टिम को ही ब्लेम किया जाता है। इसके अलावा स्टॉकिंग, डाउरी हरासमेंट और साइबर क्राइम के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। खासकर साइबर क्राइम के मामले कुल अपराधों का 9% हैं, जो दिखाता है कि अब अपराधी डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर हरासमेंट, फेक प्रोफाइल्स बनाकर ब्लैकमेल, मॉफ्ड फोटोज शेयर करना, ये सब नए तरीके हैं जिनसे महिलाओं को परेशान किया जा रहा है। स्टॉकिंग के मामले भी बहुत गंभीर हैं। कोई लड़का किसी लड़की को फॉलो करता रहता है, उसके घर के बाहर खड़ा रहता है, उसे फ़ोन करता रहता है, मैसेजेस भेजता रहता है, और जब लड़की कंप्लेन करती है तो कहा जाता है कि ये तो प्यार है, क्राइम नहीं। लेकिन सच ये है कि स्टॉकिंग भी एक सीरियस क्राइम है जो किसी भी महिला की मेंटल हेल्थ को बुरी तरह प्रभावित करती है। डाउरी हरासमेंट के मामले भी कम नहीं हैं। शादी के बाद लड़की से डाउरी मांगा जाता है, उसे टॉर्चर किया जाता है, उसे जलाया जाता है, उसे मारा जाता है। और सबसे बुरी बात यह है कि ये सब कुछ फैमिली के नाम पर किया जाता है, कल्चर के नाम पर किया जाता है, ट्रेडिशन के नाम पर किया जाता है। और चौथा सबसे बड़ा कारण यह है कि पुलिस की कार्रवाई पर भरोसे की कमी है। बहुत सारी महिलाएं ये सोचती हैं कि कंप्लेंट करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि और परेशानी हो जाएगी। पुलिस स्टेशन जाने से डरती हैं क्योंकि वहां भी उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता। उनसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हें ब्लेम किया जाता है, उनसे कहा जाता है कि तुमने क्या गलती की। ये एक बहुत गंभीर स्थिति है, क्योंकि अगर अपराध दर्ज ही नहीं होंगे तो अपराधी पकड़े कैसे जाएंगे, और अगर अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे तो वे और भी बेखौफ हो जाएंगे। ये एक विशियस साइकिल है जिसे तोड़ना बहुत ज़रूरी है। जब विक्टिम्स आगे नहीं आते तो क्रिमिनल्स और भी बोल्ड हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ भी करो, कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं आपको बताता हूँ कि अंडर रिपोर्टिंग की प्रॉब्लम कितनी गंभीर है।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो केसेस रिपोर्ट होते हैं वे एक्चुअल केसेस का सिर्फ 10 से 15% हैं। मतलब अगर 66,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं तो एक्चुअल में 4 से 5 लाख केसेस हो सकते हैं। ये कितनी डरावनी बात है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार क्या कर रही है। कानून तो बहुत सख्त है, बलात्कार के लिए डेथ पेनल्टी तक का प्रावधान है, POCSO एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए अलग कानून है, फिर भी अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? जब कानून इतने सख्त हैं तो अपराधी इतने बेखौफ क्यों हैं? क्या महिला सुरक्षा सिर्फ चुनावी भाषणों का मुद्दा बन के रह गई है? देखिए, कानून बनाना आसान है लेकिन उसे इंप्लीमेंट करना मुश्किल है। हमारे पास क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 है जिसमें रेप के लिए मिनिमम 7 ईयर्स की सजा है। हमारे पास POCSO एक्ट है चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन के लिए, हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, हमारे पास सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट है, फिर भी क्राइम्स बढ़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि प्रॉब्लम सिर्फ लॉज में नहीं है, प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन में है, प्रॉब्लम माइंडसेट में है, प्रॉब्लम सिस्टम में है। जब तक हम इन सब चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक सिर्फ लॉज बनाने से कुछ नहीं होगा। सरकार कहती है कि हमने हेल्पलाइंस बनाई हैं, 1090 और 181 जैसी हेल्पलाइंस हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये हेल्पलाइंस कितनी इफ़ेक्टिव हैं। विमेन पावर लाइन 1090 के आंकड़ों के अनुसार ये हेल्पलाइन रोज़ाना 8,000 इनकमिंग कॉल्स और 10,000 आउटगोइंग कॉल्स हैंडल करती है। ये एक अच्छी बात है, लेकिन क्या सिर्फ कॉल्स हैंडल करना काफ़ी है? क्या इन कॉल्स के बाद ग्राउंड लेवल पर कोई एक्शन होता है? क्या विक्टिम्स को सच में जस्टिस मिल रही है? मैंने कुछ महिलाओं से बात की जिन्होंने इन हेल्पलाइंस पर कॉल किया है। उनका कहना है कि हेल्पलाइन पर तो अच्छी बात होती है लेकिन उसके बाद कुछ खास नहीं होता। पुलिस स्टेशन में जाने को कहा जाता है लेकिन पुलिस स्टेशन में वही पुराना एटीट्यूड मिलता है। काउंसलिंग की बात की जाती है लेकिन प्रॉपर काउंसलिंग फैसिलिटीज़ नहीं है। मिशन शक्ति फेज़ 5 के तहत सरकार का दावा है कि 36,000 कंप्लेंट्स रिजॉल्व की गई हैं, 1.61 लाख ग्राम पंचायत और वार्ड्स में विजिट किया गया है, लेकिन फिर भी क्राइम रेट कम क्यों नहीं हो रहा है? अगर इतना काम हो रहा है तो फिर NCRB के आंकड़े इतने चिंताजनक क्यों हैं? मिशन शक्ति के तहत सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी जा रही है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, पुलिस स्टेशंस में मिशन शक्ति डेस्क बनाए गए हैं। ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब ग्राउंड लेवल तक पहुंच रहा है? क्या रूरल एरियाज में भी ये सब फैसिलिटीज़ मिल रही हैं? क्या पुअर फैमिलीज़ की लड़कियों को भी ये सब मिल रहा है? दोस्तों, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश में एब्सोल्यूट नंबर्स में सबसे ज़्यादा केसेस हैं, लेकिन क्राइम रेट पर लाख फीमेल पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो ये 48.6 है, जो नेशनल एवरेज 66.2 से कम है। दिल्ली में ये 133.6 है, तेलंगाना में 124.9 है। लेकिन क्या ये कम क्राइम रेट का मतलब ये है कि महिलाएं सुरक्षित हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब एब्सोल्यूट नंबर्स इतने ज़्यादा हैं तो हर महिला के लिए खतरा बना रहता है। और ये भी हो सकता है कि यूपी में अंडर रिपोर्टिंग ज़्यादा हो, क्योंकि जो सोशल स्टिग्मा है, जो फैमिली प्रेशर है, वो शायद यूपी में ज़्यादा है। इसके अलावा ये भी देखना होगा कि ये स्टैटिस्टिक्स कितने रिलायबल हैं, क्योंकि अगर पुलिस स्टेशन में FIR ही रजिस्टर नहीं होगी तो स्टैटिस्टिक्स में भी नहीं आएगी। अगर विक्टिम्स कंप्लेंट ही नहीं करेंगे तो डेटा में भी नहीं आएगा। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की ज़रूरत है। पहली ज़रूरत है पुलिस सेंसिटाइजेशन की। पुलिस को महिलाओं के साथ सेंसिटिव तरीके से डील करना सिखाना होगा। जब कोई महिला कंप्लेंट लेकर आती है तो उसे विक्टिम की तरह ट्रीट करना चाहिए, सस्पेक्ट की तरह नहीं। उसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, उसे ब्लेम नहीं करना चाहिए, उसे प्रॉपर सपोर्ट देना चाहिए। पुलिस ट्रेनिंग में जेंडर सेंसिटिविटी को कंपलसरी सब्जेक्ट बनाना होगा। हर पुलिस ऑफिसर को यह सिखाना होगा कि वुमेन विक्टिम्स के साथ कैसे डील करना है। फीमेल पुलिस ऑफिसर्स की संख्या बढ़ानी होगी ताकि वुमेन विक्टिम्स को कंफर्टेबल फील हो। दूसरी जरूरत है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की संख्या बढ़ाने की। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर केसेस में सालों साल लग जाएंगे तो विक्टिम्स का भरोसा सिस्टम से उठ जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में केसेस को प्रायोरिटी देनी होगी, एविडेंस कलेक्शन को इंप्रूव करना होगा, फॉरेंसिक फैसिलिटीज को बेहतर बनाना होगा, कन्विक्शन रेट को बढ़ाना होगा। अभी कन्विक्शन रेट बहुत कम है। इसका मतलब यह है कि अपराधी को लगता है कि कुछ भी करो सजा नहीं मिलेगी। जब तक कन्विक्शन रेट नहीं बढ़ेगा तब तक डिटरेंट इफेक्ट नहीं होगा। तीसरी जरूरत है विक्टिम्स को सिक्योरिटी और रेस्पेक्ट देने की। जब तक विक्टिम्स को लगेगा कि कंप्लेंट करने से उनकी और भी परेशानी होगी तब तक वे आगे नहीं आएंगे। विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम को स्ट्रेंथन करना होगा, विक्टिम्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देना होगा, मेडिकल फैसिलिटीज को इंप्रूव करना होगा, काउंसलिंग फैसिलिटीज को बेहतर बनाना होगा, विक्टिम्स की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना होगा, मीडिया को भी रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करनी होगी।
विक्टिम्स के फोटोज पब्लिश नहीं करने चाहिए, विक्टिम्स के डिटेल्स रिवील नहीं करने चाहिए। सेंसेशनलिज्म से बचना होगा। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है समाज को अपनी चुप्पी तोड़ने की, क्योंकि जब समाज चुप रहता है तो अपराधी बोलता है। जब तक हम सब मिलकर इस समस्या के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। हर व्यक्ति को यह समझना होगा कि महिला सुरक्षा सिर्फ विमेन का इशू नहीं है, यह सोसाइटी का इशू है। यह सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यह हर सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप कहीं कोई गलत बात होते देखते हैं तो आवाज उठाइए, चुप मत रहिए। पेरेंट्स को अपने बेटों को सिखाना होगा कि लड़कियों का रिस्पेक्ट कैसे करना है। स्कूल्स में जेंडर इक्वालिटी के बारे में पढ़ाना होगा। कॉलेजेस में अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने होंगे। वर्क प्लेसेस में प्रॉपर पॉलिसीज बनानी होंगी। हमें यह समझना होगा कि महिला सुरक्षा कोई एहसान नहीं है, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल